दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का। और ये जो सेशन थी वो एमसीक्यू का फॉर्मेट था, जिसमें हम लोग रेगुलर वाले लोग, सब लोग रेगुलर वाले लोग देख सकते हैं और कैरी वाले लोग भी देख सकते हैं। आज सेशन नंबर 10 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 9 गो सेशन हो चुका। प्रत्येक सेशन में आपको 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस कवर करवाया गया। तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये आज आप लोग का ये लास्ट रहेगी 10, यानी 20 दहा के 200, यानी 200 क्वेश्चंस कवर हो गया है। यानी 200 कहने का मतलब कितना, ईयर का 10। एक ईयर में 20 को क्वेश्चन पूछता है तो 10, यानी 10 साल का 10 बार का पीवाईक्यू हो गया, जिसमें एक साल में 2 बार एग्जाम लेते हैं, यानी पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करवा दिए। सब लोग बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, सारा का सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइए प्लेलिस्ट में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एमसीक्यू के बाद फिर हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे और फिर साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर का है वो पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें सेशन को। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल मास। देखिए, ग्रेविटेशन की बात कर रहा है। ग्रेविटी मतलब कि वो एक फिक्स डायरेक्शन से अपनी तरफ बॉडी को खींच रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। एक हमसे पूछ रहा है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास कहने का मतलब कि ये जो हम लोग का जो जनरल मास होती है ना, उसकी बात करता है। तो इनर्शियल मास जो है ना, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इनर्शियल मास एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल मास एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से समझिए एकदम बढ़िया से ये दोनों क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। ग्रेविटेशनल मास को आप स्केलर मार दीजिएगा और इनर्शियल मास को आप वेक्टर मार दीजिएगा। देखिए, ग्रेविटेशनल मास वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए हुआ ना, क्योंकि ग्रेविटी एक फिक्स डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और इसमें इनर्शियल मास में ओनली फॉर मैग्नीट्यूड रहेगी, तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखे हैं। फिर आगे देखते हैं। ए मैन इन ए लिफ्ट, एगो आदमी है जो लिफ्ट में है, वेट मोर यानी अपना वजन ज्यादा मतलब फील कर रहा है कि वो हम बहुत भारी भारी लग रहे हैं। तो वेन द लिफ्ट, जब लिफ्ट बिगिंस गो अप, यानी जब वो ऊपर जाने लगेगा तब वो भारी भारी जैसा फील करेगा। या इज गोइंग अप स्ट्रिकी, मतलब अचानक से ऊपर जाएगा तब। या फिर इज स्लो डाउन, जब धीरे धीरे नीचे आएगा तब। डिक्रीज फ्रीली, जब नीचे नहीं, जब वो धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू करेगा ना, ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करेगा ना, तो अपने आप को लगेगा ना कि हम बहुत भारी भारी जैसा फील कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, एन इनर्शियल मास इज वन विच, एक इनर्शियल मास की बात कर रहा है। तो देखिए, जो इनर्शियल मास होता है ना, रिमेन्स कांस्टेंट इन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा देखिए, ये जो इनर्शियल मास होता है ना, ये इनर्शियल मास कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। पीछे हम आपको बताए थे ना, एगो ग्रेविटेशनल मास बताएं और एगो इनर्शियल मास। तो देखिए, ये जो इनर्शियल मास होता है ना, जो कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी कोई भी जगह पे ले जाइए, मतलब ब्रह्मांड में कोई भी कोना में ले जाइए आप, मास, इनर्शियल मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि ग्रेविटेशनल मास जी जैसी चेंज हुआ, जी का वैल्यू तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्थिति पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल मास चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि इनर्शियल मास कांस्टेंट है। तो वही बोला गया है कि इनर्शियल मास इज वन विच रिमेन्स कांस्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान भी ये कांस्टेंट बना रहता है, ये तो सही है। चेंज इन पोजीशन एंड टेम्परेचर नहीं, चेंज कभी भी नहीं होता। चेंज विथ हाइट एंड डेप्थ नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हमेशा ये रिमेन कांस्टेंट होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, वो इनर्शियल मास कांस्टेंट होता है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स, बॉडी का जो मोमेंटम है ना, वो किस चीज पे निर्भर करता है? ओनली इट्स वेलोसिटी पे। क्या ये इसका केवल और केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन इट्स मास पे, केवल मास पे डिपेंड करता है। बोथ मास एंड वेलोसिटी पर, नॉन ऑफ दिस।
तो देखिए जो द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो है ना, बॉडी का जो मोमेंटम है वो किस चीज पे निर्भर करता है? बॉडी का जो मोमेंटम यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो बोथ मास एंड वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, बॉडी का जो मोमेंटम है किस चीज पे निर्भर करता है? मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन एथलेटिक डज नॉट कम्स टू द रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द, जैसे देखिए वैसा थोड़ी ना, एथलेटिक को छोड़िए, आप ही दौड़ना शुरू करिएगा, तो जब दौड़ने लगिएगा ना, मुंह दौड़े लगे जब दौड़ने लगिएगा ना, तो देखिएगा कि आप तुरंत रुकिए नहीं पा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद आप रुक रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते ऐसा होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन में ना है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते। तो देखिए जब बॉडी रेस्ट में रहता तो मतलब बैठल रहिएगा ना, तो कोढ़िया जैसा लगेगा, बैठले रहते का काम धंधा छोड़ो, पढ़ाई लिखाई, बैठल रहो, सुतल रहो। तो वो क्या है, वहां पे भी फिजिक्स काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। जब आप काम करना शुरू कर दिए तो लगा सर कि इसको निपटाइए देते हैं, आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया पे को डायरेक्शन होती है, नॉन ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। एन एथलेटिक डज नॉट कम्स टू रेस्ट, एगो जो एथलेटिक है वो एन एथलेटिक है, डज नॉट कम्स टू रेस्ट, तो वो रेस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन, तो विनिंग लाइन को क्रॉस कर जाएगा, उसके बावजूद भी वो दौड़ते रहेगा, ऐसा इसीलिए इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, स्विमिंग इज पॉसिबल बाय, स्विमिंग मतलब तैरना कैसे पॉसिबल है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से। तो स्विमिंग इज पॉसिबल बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमिंग पॉसिबल क्यों है? स्विमिंग पॉसिबल है न्यूटन्स का तीसरा नियम के चलते, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के चलते स्विमिंग पॉसिबल है। ऑप्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स, अच्छा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना हम लोग गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, गैलीलियो के लॉ के भी नाम से जाना जाता है फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनीशन मिलता है, ठीक है, फोर्स का डिफिनीशन, और न्यूटन का सेकेंड लॉ से जनरली फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है, एफ बराबर ए में, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ से रॉकेट, हेलीकॉप्टर ये सब उड़ता है, साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टक्कर के पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का जो संवेग है ना, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सब कंडीशन है, याद रखिएगा सब एक करके। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू, यानी एगो कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है हमेशा पैरेलल, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू द, अच्छा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मतलब एगो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स लगता है ना वो किसके पैरेलल हमेशा रहता है? क्या वेलोसिटी के पैरेलल, एक्सेलरेशन के पैरेलल, मोमेंटम के पैरेलल, या फिर नन ऑफ द एबव? किसके पैरेलल हमेशा वो काम करते रहता है? तो जने आप मोशन में एक्सेलरेशन उन्हीं की ओर भाग रहा है, यानी एक्सेलरेशन के पैरेलल हमेशा फोर्स लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा अभी हम लोग फर्स्ट लॉ की बात किए थे ना, फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखें, गैलीलियो का लॉ भी हम लोग फर्स्ट लॉ को बोले, फर्स्ट लॉ से डिफिनेशन फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी दिमाग में आया, लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। वही यहां से देखिए पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं। सेकेंड लॉ बता दिए, थर्ड लॉ भी बता दिए। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, ये ठीक है, हैव अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोला जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं ये तो थर्ड लॉ हो जाएगा। वर्टिकल मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ, ये फोर्स का डिफिनीशन से यहाँ से हम लोगों को मिलती है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 80 के बाद 81, व्हेन ट्रेन सडनली स्टॉप्स
जब ट्रेन जो है अचानक रुक गया तो द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, इट इज ड्यू टू, देखिए पैसेंजर ना आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर चलेंगे, क्यों? देखिए जब आदमी लोग ट्रेन पर खड़े थे तो उसका पूरा बॉडी क्या था, पूरा बॉडी मोशन में था, और नीचों वाला बॉडी पैर, जो पैर के साथ जो लगा हुआ था ट्रेन का सरफेस, वो भी बॉडी मोशन में था। और जैसे ही ट्रेन रुका तो मेरा पैरवा तो रुक गया, लेकिन ऊपरे वाला जो शरीर है ना, कमर के ऊपरे, वो मोशन में रहेगा। तो वो मोशन में रहेगा तो फिर कने आप जाके आगे की ओर भी आ जाइएगा, ये सिचुएशन होता है। यानी नीचे वाला पैर तो रेस्ट में ही रह गया और ऊपर वाला बॉडी मोशन में ही रहने के लिए खोज रहा था, लेकिन नीचे तो रुक गया, अब पैरवा रुक गया और ऊपर वाला बॉडी मोशने में रह गया, तो कने जाइएगा आगे जाके एक कनु टकराइएगा तो दांत मुंह टूट जाएगा। तो वही है, तो ऐसा क्यों होता है? मोशन, लॉ ऑफ ये इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, तो आप उसको रोक दिए नहीं, आप रोक दिए तो फिर आप गिरिएगा। इसीलिए पकड़ के रहिएगा, अगर ट्रेन में बैठे हुए तो एकदम पकड़ के, एकदम जोर से पकड़ लेना किसी को। तो वेन ट्रेन सडनली, किसी को मत पकड़िएगा ना तो मारबो करेगा, पगला पकड़ रहा है, कुछ धर लीजिएगा यहाँ पे। तो वेन ट्रेन सडनली स्टॉप, ऐसा ट्रेन में ही नहीं होती है, बस में भी होता है, तो बस वाला एक्सपीरियंस आप लोग किए होंगे। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन, एगो जो बॉडी है, एगो वस्तु है, पत्थर है, वो ट्रेन के खिड़की से हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, तो द बॉडी विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग, तो बॉडी जो है ना, वो पत्थर है, पृथ्वी को कैसे टच करेगा? तो पत्थर देखिएगा ये इस तरह से ऐसे चलना शुरू करेगा, जैसे यहाँ से ऐसे गिरेगा तो पैराबोला टाइप का कर्व बनाता, तो पैराबोलिक कर्व बनाता, पैराबोलिक पाथ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। जैसे चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था ना, चंद्रयान 2-3, उसको आप देखे नहीं थे किस तरह से हो जा रहा था, वो सीधे कभी गया था, आपको जितना देर तक कैमरा में उसको दिखाया गया था सीधे नहीं जा रहा था, उसको आप देखे होंगे ना कि यहाँ ऐसे, यहाँ से तो सीधे निकला, लेकिन ये देखिएगा इस तरह से ऐसे डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया था, इस तरह से। पृथ्वी गोल है ना, तो ऐसे भाग, पैराबोलिक टाइप का, सर्कुलर टाइप का भाग रही थी, ठीक है ना। तो पैराबोलिक पथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना रहता, इसीलिए सीधे ऐसे पैराबोलिक नीचे भागता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द, देखिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे ना तो वर्क डन निकलेगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों से मिलके अगर कहीं ग्राफ बना हुआ है ना, तो उससे बना एरिया हम लोग का वर्क डन दे देगा। उस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दीजिएगा ना तो वर्क डन निकल जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय, फ्रिक्शन को कम हम लोग कैसे कर सकते हैं? पॉलिश करके, बिल्कुल सही, पॉलिश करके कर सकते हैं। लुब्रिकेंट यानी उसके ऊपर ग्रीस लगा के बिल्कुल कर सकते हैं। बॉल बियरिंग लगा के भी फ्रिक्शन हम लोग कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय ऑल पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। जिनका जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन act as a lubricant in the machines to reduce friction? Which of the following can act as a lubricant in the machine to reduce friction? lubricant लगाने से मशीन का फ्रिक्शन कम हो जाता है। iron filling, polishing on machine, flow of water through the machine, flow of compressed and purified. Which of the following can एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, मतलब इसमें से कौन सा है जो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है इन द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो आयरन फिलिंग लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। पॉलिश ऑन द मशीन, मशीन के ऊपर जो पॉलिश करिएगा वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। पॉलिश से तो फ्रिक्शन कम नहीं होता है। आयरन फिलिंग से फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द मशीन, अगर मशीन से पानी फ्लो करवाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्या वो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगा? ना ना ना। फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर, अगर उसके अंदर हम लोग कंप्रेस्ड और प्यूरिफाइड एयर फ्लो करवाएंगे तो वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा मशीनवा। एयर प्यूरिफाइड एयर से लुब्रिकेंट की तरह नहीं,
फ्लो ऑफ वाटर से तो और रच्चा रच्चा करे लगेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा वो। पॉलिश ऑन मशीन, मशीन को पॉलिश करके का फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। पॉलिश करके तो उसको फ्रिक्शन, उसको जंग रस्ट से बचाया जा सकता है। आयरन फिलिंग, आयरन को फिल करके, which of the following can act as a lubricant in the machine to reduce friction? Flow of water through the machine, flow of compressed and purified air, यानी प्यूरिफाइड एयर या उसको एयर को कंप्रेस करके हम लोग फ्लो करवाएंगे ना, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। पानी से तो पॉसिबल नहीं है, पॉलिश नहीं। आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग के भी माध्यम से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। आयरन फिलिंग, फ्लो ऑफ कॉम्प्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर, ये पॉसिबल हो सकता है। फ्लो ऑफ कॉम्प्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर, प्यूरिफाइड एयर से क्या हो सकता है ना कि मशीन का जो पार्टिकल्स है वो अगर एयर के प्रेशर से साफ सुथरा रहेगा ना, तो हो सकता है कि फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, प्यूरिफाइड एयर है तो ये पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो, तो फ्रिक्शन एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा जो सबसे कम फ्रिक्शन उत्पन्न करता? स्लाइड, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम करेगा। रोल करिए ना, ऐसे गुड़गुड़ा दीजिए ना, तो सबसे कम फ्रिक्शन वो काम करता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, कंपोजिशन, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा ही है। सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, मोशन को तो अपोज करबे करता है, लेकिन मोशन में मदद भी करता है फ्रिक्शन। अगर बिना फ्रिक्शन के तनी आप चल के दिखा दीजिए, तो जाइए चापाकल पे आप, और वो वाला चप्पलवा पहन लीजिएगा, जो एकदम जिसका पूरा नीचे वाला जो सोल होगा ना पूरा ख़त्म हो गया होगा, वो वाला पहन लीजिएगा। एक बाद आपको पता चलेगा फ्रिक्शन से क्या फ़ायदा है और फ्रिक्शन से क्या नुकसान है। जैसे आपको अगर लिखने के लिए आ जाना है कि फ्रिक्शन से क्या फ़ायदा और फ्रिक्शन से क्या नुकसान है, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करके एक बार आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ये बोथ एंड भी दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट, बहुत जोर से चोट लगता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, फ्रिक्शन को हम लोगों को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो किसका मदद से रिड्यूस कर सकते हैं? तेल, पाउडर, ग्रीस, बिल्कुल सब जगह तेल, साइकिल में तेल डालते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, बॉल बियरिंग में ग्रीस डाल के साइकिल का जो पीछे वाला चक्का होता है उसको तेज भगाते हैं। पाउडर, पाउडर से भी फ्रिक्शन कम करते हैं। जैसे लगा लीजिए, फिर लगा लीजिए चेहरा में पाउडर, ऐसे करके देखिए ना। पहले नहीं लगाए हैं, उसके पहले आप ऐसे करिएगा तो थोड़ा सा रूखड़ लगेगा। जब आप पाउडर लगा लिए हैं तब ऐसे करिए, ओह बहुत चिकन, पूरा एकदम मुलायम है। तो वो सब चीज़ें नहीं, आप पाउडर से फ्रिक्शन वहाँ पे कम किया जाता है। जैसे कैरम बोर्ड आप खेल रहे हैं, वहाँ पे आपका पाउडर डाल दीजिएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ज़्यादा सोचिए नहीं, समझे? तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल, ग्रीस, पाउडर, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सबके मदद से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंज, अगर हम लोग दरवाजा के हिंज में तेल डाल दें तो द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन वहाँ कम, जैसे नहीं देखते दरवाजा का, जब दरवाजा खोलिएगा लगाएगा ना तो रच्चा रच्चा करता, चाय चाय करेगा एकदम। आप वहाँ पे ना कड़ू तेल, जो सरसों का तेल होता है ना, वो सरसों का तेल 2-4 बूंद चुबा दीजिए तो देखिएगा वो आवाज बंद हो जाएगा। तो वो तेल क्या किया? फ्रिक्शन को कम कर दिया, फ्रिक्शन को कम कर दिया तो आवाज नहीं उत्पन्न होने लगा। वही वी अप्लाई ऑयल इन डोर हिंज द फ्रिक्शन विल डिक्रीज, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन को कम करने
में मदद करता है हमको लुब्रिकेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे निर्भर करता है? रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, ऑल ऑफ दिस? ना, ओनली फॉर रफनेस ऑफ द सरफेस पे निर्भर करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे रफनेस, अच्छा रफनेस ऑफ सरफेस है, एगो स्मूथनेस ऑफ सरफेस है। हाँ, तो रफ और स्मूथ पर तो डिपेंड करबे करेगा। इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइंड है? एफ बराबर म्यू टैन, एफ बराबर म्यू आर, म्यू बराबर टैन फाई इंटू आर, बिल्कुल सही। फाई पे यानी एंगल ऑफ एंगल इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस के पास बहुत कम फ्रिक्शन होता है, मोर फ्रिक्शन ना। स्ट्रेस इज डिफाइंड है, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, लेकिन कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ये वाला हो जाएगा करेक्ट, रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट, तो स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द रेसिस्टेंस टू डिफॉर्म ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। देखिए आया ना, द रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग जनरली स्ट्रेस के नाम से जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू द, लीनियर स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। लीनियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तब है ना, डेल एल अपॉन में एन, तो डिफाइन एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट, डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन आर, तो स्ट्रेन का यूनिट पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेन बराबर होता है क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों तो लेंथ है, मीटर मीटर है, तो दोनों मीटर मीटर खत्म होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, नो यूनिट्स हो जाएगा ना। यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन आर नो यूनिट्स। 99 के बाद 100, द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड्स लेयर इज, तो दो लिक्विड लेयर के बीच का विस्कस फोर्स, तो देखिए लिक्विड लेयर इस तरह से होता है, दो लिक्विड लेयर के बीच का जो विस्कस फोर्स लगता है ना, ये वाला टेंजेंशियली लग रही है ना, तो रेडियल नॉर्मल टू द लिक्विड, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस लगेगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, आज बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर कर लिए, सारा का सारा वीडियोज प्लेलिस्ट में है, जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगी, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।